हेलो बच्चों, चलिए तो आज हम आप लोगों के साथ सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए और 12th एग्जाम के लिए भी। क्लियर, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो वहाँ पे अपन देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। क्या है आज का हमारा टॉपिक? वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से, रिप्रेजेंट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो रियल में वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है? तो वांट ऑफ फैक्टर की यदि हम बात करें तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर गिव अ इंफॉर्मेशन, वांट ऑफ फैक्टर गिव अ इंफॉर्मेशन फॉर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। जो वांट ऑफ फैक्टर होता है ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन का इंफॉर्मेशन देता है। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है तो हम उसको भी समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए यदि अपन एक चीज़ और बात करें, आपने पढ़ा होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने पढ़ाया था सबसे पहले आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखिए जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, मतलब जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम समझेंगे वांट ऑफ फैक्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो वांट ऑफ फैक्टर देखिए, अब सबसे पहले जो वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर हम पढ़ते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यदि आपको याद होगी तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या बताया था कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, मतलब जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है। याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है। अब सॉल्यूट के नंबर पे जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जब ये सॉल्यूट के नंबर पे जो चेंजिंग आती है, ठीक है, सॉल्यूट के नंबर पे जो चेंजिंग आती है वहाँ से आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन मिलेगा। तो अब हम समझेंगे नॉर्मली एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है। क्लियर, तो जैसे मान लीजिए कि अपन ने ले लिया एक बीकर ले लिया, अपन ने इसमें कोई सॉल्यूशन ले लिया, अपन ने एक बीकर लिया, इस बीकर में अपन ने कोई सॉल्यूशन ले लिया। अब मान लीजिए यदि अपन इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज डालें, अपन ने इस सॉल्यूशन में 1 मोल ग्लूकोज डाला और ये इस सॉल्यूशन में जैसे ही 1 मोल ग्लूकोज को हम डालते हैं तो ग्लूकोज के जितने मोल यहाँ थे, मतलब ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, जितने मोल ग्लूकोज के यहाँ थे मिलने के बाद भी ग्लूकोज के उतने ही मोल यहाँ हैं। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये इसकी ऑब्जर्व वैल्यू है। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज के लिए हमारी जो मतलब वांट ऑफ फैक्टर है, ग्लूकोज के लिए वांट ऑफ फैक्टर अप्लाई नहीं होगा, मतलब वांट ऑफ फैक्टर ग्लूकोज के लिए I=1 ही रहेगा जो पहले था। क्लियर हुआ, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब मान लीजिए चलिए अपन इसी सोल्यूशन में अपन NaCl डिसॉल्व करते हैं। अब जैसे अपन इसी सोल्यूशन में अपन ने NaCl डाला, जैसे अपन ने इस पे NaCl डाले तो NaCl यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NaCl के 1 मोल थे, यहाँ पे NaCl के 1 मोल थे। NaCl को जैसे हमने इस सोल्यूशन में डाला तो ये ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में, मतलब कि 1 मोल Na+ के और 1 मोल Cl- के। क्लियर, मतलब कि यहाँ पे आपने NaCl के 1 मोल डाला था, ये हमारा सॉल्यूट है और ये सॉल्यूट जब इसमें मिक्स होता है तो इस सॉल्यूट के 2 मोल मिल गए। तो यहाँ पे हमको देखो इसके 2 मोल मिल गए, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो गए। क्लियर, ग्लूकोज में आपने पहले 1 लिया था, घोलने के बाद भी 1 है, लेकिन यहाँ पे NaCl के पहले आपने 1 मोल लिया था, इसमें आपने जब घोला तो इसके कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। मतलब इसका हो गया डिसोसिएशन। इसका क्या हो गया?
इसका हो गया डिसोसिएशन। क्लियर। चलिए अब यदि हम इसमें बात करें, मान लीजिए अपन इसमें एसिटिक एसिड डाल रहे हैं, CH3COOH। अपन ने मान लीजिए इसमें 2 मोल एसिटिक एसिड डाला। जब हमने इस सॉल्यूशन में 2 मोल एसिटिक एसिड डाला तो ये एसिटिक एसिड यहाँ पे जाके कुछ ऐसे बना दिया, CH3COOH का होल ट्वाइस। मतलब कि ये एसिटिक एसिड का डाइमर बन गया। एसिटिक एसिड का डाइमर का एक मॉलिक्यूल्स बन गया। क्लियर। एसिटिक एसिड के डाइमर का एक मोल बन गया। तो यहाँ पे हमने इसके 2 मोल लिए, यहाँ पे इसके जाके 1 मोल बने, मतलब ये जुड़ गया मतलब ये एसोसिएट हो गया, ये एसोसिएट हो गया। ठीक है। तो जो इस तरह से जो एक्टिविटी होती है सॉल्यूशन के अंदर, जो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लिया, यहाँ पे अपन ने NaCl ले लिया। तो NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो सॉल्यूट जैसे बिहेव करते हैं सॉल्यूशन में, जब जाके यहाँ पे मतलब इनका टूटना या जुड़ना, ठीक है, मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो होता है वो होता है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। तो ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसको बहुत अच्छे समझेंगे। मतलब वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, जब आप सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या जब आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालते हो, तो या तो उसका एसोसिएशन होता है या तो उसका डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स जो था ब्रेक होके ज़्यादा पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और एसोसिएशन मतलब क्या, जो हमारा मॉलिक्यूल्स था वो एसोसिएट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे जाके सिंगल 1 बन जाएगा। तो जो इस तरह की मैकेनिज्म होती है वो हमारा होता है क्या, वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर। मतलब जो वांट ऑफ फैक्टर था वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। अब यदि हम बात करें, चलिए अभी इसका हम इन पे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू की भी बात करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अपन एसोसिएशन और डिसोसिएशन को एग्जांपल लेके समझते हैं। क्लियर। जहाँ पे देखते हैं डिसोसिएशन मतलब क्या, जैसे मान लो डिसोसिएशन मतलब मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा। क्लियर। तो अपन ने यहाँ पे डिसोसिएशन के लिए अपन ने एक ले लिया इलेक्ट्रोलाइट्स, अपन ने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि सॉल्यूट जैसे बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए अपन ने NaCl। जैसे NaCl को अपन ने सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये Na+ और Cl- बनाएगा। मतलब कि t बराबर 0 टाइम पे मान लीजिए कि NaCl के कितने मोल हैं, 1। t बराबर 0 टाइम पे NaCl के 1 मोल हैं, मतलब कि Na+ के और Cl- के 0 मोल रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो NaCl t बराबर 0 टाइम पे अभी इसका डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई। क्योंकि t बराबर 0 टाइम पे रिएक्शन जब शुरू ही नहीं हुई तो रिएक्टेंट के 1 मोल रहेगा, अब प्रोडक्ट के 0 मोल रहेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद t टाइम बाद, ठीक है, t टाइम बाद क्या होगा, तो अब इसके बचेंगे 0 मोल और इसका हो जाएगा 1 मोल और इसका हो जाएगा 1 मोल। मतलब कि ये हमारी NaCl की थ्योरेटिकल वैल्यू थी, ये हमारी NaCl की थ्योरेटिकल वैल्यू थी। जैसे ही आपने NaCl को आपने यहाँ पे 1 मोल NaCl डाला, आपने यहाँ पे 1 मोल NaCl लिया। इस 1 मोल NaCl को जैसे ही आपने इसके सॉल्यूट के अंदर डाला तो आपको Na+ और Cl-, तो 1 मोल Na+, 1 मोल Cl-। तो आपने पहले लिया था 1 मोल NaCl, आपने पहले लिया था थ्योरेटिकल वैल्यू 1 मोल NaCl, और ये डिसोसिएट हुआ 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl-। मतलब डिसोसिएशन के बाद आपको टोटल 2 मोल मिले। आपने पहले लिया था कितना, 1 मोल, मतलब ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है ना। रिएक्शन के बाद मतलब कि जब रिएक्शन हुआ, मतलब जब डिसोसिएट हुआ, तो जो आपने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व वैल्यू आपकी आ गई 2 और आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो आ गया 1। अब हमारी यदि हम बात करें इसका वांट ऑफ फैक्टर, इस रिएक्शन का जो वांट ऑफ फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे। और वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला होता है अपना क्या, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी
अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो इस रिएक्शन के लिए हो जाएगा आई हो जाएगा, देखिए ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब एक मोल इसका मतलब एक ये तो 2 और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि 1। तो इसके लिए हो जाएगा आई की वैल्यू 2। क्लियर। मतलब कि डिसोसिएशन के लिए हमारा जो आई होता है वो होता है ग्रेटर देन 1, याद रखिएगा। क्लियर। मतलब डिसोसिएशन के लिए आई क्या होता है, ग्रेटर देन 1। डिसोसिएशन ये इस तरह से होता है, मतलब जो हमारा एक मोल सॉल्यूट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वो ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का अपन एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, इनको नोट करते जाइए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके। डिसोसिएशन का यदि अपन एक और एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए Na2CO3 अपन ने ले लिया इस बार, Na2CO3 जब ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा 2Na प्लस 1CO3 माइनस। सेम अपन ने एक सोल्यूशन लिया, इस सोल्यूशन में अपन ने क्या किया, Na2CO3 डाला, Na2CO3 का 1 मोल था, मतलब T = 0 टाइम पे इसके 1 मोल थे, T = 0 टाइम पे इसके 1 मोल थे, और इसके 0 और 0 क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद मतलब T = T टाइम पे ये 0 हो गया और ये हो गए इसके 2 मोल, इसके हो गए 1 मोल। मतलब जैसे आपने इसको यहाँ पे डाला तो आपको 2 मोल Na मिलेंगे और 1 मोल CO3 माइनस मिलेगा। क्लियर हुआ। तो अब देखिए ये 2 मोल हो गए, 1 मोल हो गया। अब यहाँ पे यदि हम बात करें आई वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू। तो ये हो गई हमारी ऑब्जर्व वैल्यू और ये हो गई हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू, ये हो गई थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि 1 है, और ये हो गई ऑब्जर्व वैल्यू जो कि 3 है। तो हो जाएगा 3/1, मतलब डिसोसिएशन के लिए आई ग्रेटर देन 1। तो ये हो गया हमारा डिसोसिएशन। ठीक है, जो यहाँ पे आप जो सॉल्यूट ले रहे हो ये यहाँ पे डिसोसिएट होता है, और सॉल्यूट जब डिसोसिएट होता है तो इसका हमारा फिर से एक बार फार्मूला लिख लीजिए। वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसोसिएशन के लिए आई। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि डिसोसिएशन के लिए जो आई होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे एसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए इस बार एसोसिएट होगा, मतलब कि जैसे समझिएगा अपन ने क्या किया, एक ले है ना, 2 मोल ले लिया CH3COOH, अपन ने इसको डाला इस बार बेंजीन में। अपना जो सॉल्यूशन था उसको हमने ले लिया बेंजीन, और बेंजीन में डालने जैसे अपन ने इसको बेंजीन में डाला तो ये CH3COOH का बनेगा डाइमर। ठीक है, मतलब कि ये हो जाएगा CH3COOH का 2, मतलब ये 1 मोल है, याद रखिएगा। मतलब स्टार्टिंग में T = 0 टाइम पे इसके थे 2 मोल, T = 0 टाइम पे इसके थे 2 मोल और इसके थे 0। लेकिन जैसे ही आपने एक सोल्यूशन लिया, जैसे ही इस सोल्यूशन में आपने 2 मोल CH3COOH डाला तो यहाँ पे CH3COOH जाके एसोसिएट हो गया, मतलब ये जाके इससे जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एसोसिएशन में, मतलब ये 2 मोल थे, ये जाके यहाँ पे क्या हो गया, एसोसिएट हो गया और इसका डाइमर बना दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा T = 0 टाइम पे 2, T = T टाइम पे ये बचा 0 और ये हो गया कितना, 1 मोल। ठीक है, अब I क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर I अपने को पता है, I होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई, 1, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई, 2, मतलब 0.5, मतलब इसके लिए आई क्या होता है, लेस देन 1। एसोसिएशन के लिए आई हमेशा होता है लेस देन 1 और डिसोसिएशन के लिए आई हमेशा होता है ग्रेटर देन 1, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब यहाँ पे अपन एक चार्ट देखेंगे छोटा सा, आप समझिएगा।
ठीक है, देखिएगा, यदि I ग्रेटर देन 1 है, यदि I ग्रेटर देन 1 है मतलब इसका हो रहा है डिसोसिएशन। यदि I ग्रेटर देन 1 है मतलब हो रहा है डिसोसिएशन, और यदि I लेस देन 1 है मतलब इसका हो रहा है एसोसिएशन। ठीक है, समझिएगा, I यदि ग्रेटर देन 1 है तो हो रहा है डिसोसिएशन, I यदि लेस देन 1 है तो हो रहा है एसोसिएशन। क्लियर हुआ। चलिए, यदि हम बात करें जब डिसोसिएशन हो रहा था तो ऑब्जर्व सॉल्यूट इनिशियल सॉल्यूट से ज़्यादा मिल रहे थे, और ऑब्जर्व सॉल्यूट जो होता है, जो सॉल्यूट होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। लेकिन अब एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ NaCl था, NaCl ब्रेक होके बनाया Na+ और Cl-, मतलब एक मोल ये था, एक मोल ये, एक मोल ये। क्लियर। तो यहाँ पे NaCl का मॉलिक्यूलर मास में देखो Na+ और Na और Cl का दोनों का एक साथ ले रहे थे, यहाँ पे Na+ का अलग लेंगे, Cl- का अलग लेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्लियर। लेकिन यदि हम इसी तरह बात करें एसोसिएशन के लिए, तो एसोसिएशन के लिए क्या होगा, ऑब्जर्व सॉल्यूट, मतलब कि पहले हम क्या ले रहे थे, देखो CH3COOH के 2 मोल ले रहे थे, बाद में 1 मोल बचा, मतलब कि सॉल्यूट का नंबर कम हुआ, सॉल्यूट का नंबर कम हुआ। ठीक है, उसके बाद कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मास बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम CH3COOH का लेंगे, यहाँ पे CH3COOH के होल ट्वाइस का लेंगे, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हो गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन का जनरल फार्मूला। एसोसिएशन के लिए अपने को याद रखना है I ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन के लिए याद रखना है I ग्रेटर देन 1, और एसोसिएशन के लिए याद रखना है I लेस देन 1। क्लियर हुआ। चलिए, अब इसके आगे अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो I जो हमारा कॉलीगेट, जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर होता है, जो अपना वांट ऑफ फैक्टर I था, जो अपना वांट ऑफ फैक्टर I है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की पढ़ा था, 4। एक रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू x भी पढ़ा था, एक पढ़ा था डेल्टा TB इक्वल टू मोलर KB इंटू मोलैलिटी, एक थर्ड पढ़ा था डेल्टा TF यानी कि KF इंटू मोलैलिटी, और एक और हमने पढ़ा था 4th नंबर पाई इक्वल टू CRP। ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वांट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि यदि आपको इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है तो इंटू आई अपन सब में I का इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर में एक रिलेशन बन के आ गए, जो हमारे 4 नए फार्मूले बन गए। और इन चारों नए फार्मूले से नीट में भी, IIT में भी, और 12th CBSE में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में एक हमारा रिलेशन भी आ गया है ना। यहाँ पे डालिए नोट ये है, पहला है इफ नॉट एसोसिएट एंड डिसोसिएट। यदि ना तो एसोसिएशन होता और ना ही डिसोसिएशन होता तो I इक्वल टू जाएगा 1। सेकेंड, इफ डिसोसिएशन, यदि डिसोसिएशन होता है तो I ग्रेटर देन 1 जाएगा। थर्ड नंबर लिख दीजिए इफ एसोसिएशन, यदि एसोसिएशन होता है तो I लेस देन 1 हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट भी लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत सारे। क्लियर। चलिए, अब अपन ऐसा करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपन देखते हैं, इन द केस ऑफ वीक
इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में यदि आपको पता होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है डज नॉट कंप्लीट ब्रेकडाउन। जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। यदि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा मतलब कि यहाँ पे हमारा जो वॉन टॉप फैक्टर आई है उसकी जो वैल्यू है डिसोसिएशन एसोसिएशन की कुछ अलग आएगी। क्लियर हुआ। तो चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपन एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यदि इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता तो हम यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। क्लियर। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है इसको हम साथ में समझते जाएंगे। कब? जब हम, वैसे तो 11th केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल से है, लेकिन अपन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसको समझते चलेंगे। आप लोग समझने का प्रयास करना। क्लियर हुआ। तो चलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं। तो अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3COOH। अपन ने एग्जाम्पल ले लिया CH3COOH। CH3COOH के लिए t बराबर 0 टाइम पे ये मानिए इसके हमने ले लिया 100। ठीक है। CH3COOH का समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है CH3COOH का, अपन ने ले लिया 100 और CH3COOH ब्रेक होके बनाएगा CH3COO माइनस और H प्लस। CH3COO माइनस और H प्लस, जिसकी वजह से ये होगा हमारा 0 और 0 मतलब कि जो इसका 100 वैल्यू है ये 100 वैल्यू इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है CH3COOH। यदि CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है इसका मतलब कि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। मतलब T टाइम पे इसके 100 माइनस 50, मान लीजिए कि इसके 50% मतलब ये इसका आधा जो है डिसोसिएट हो गया तो हमारा ये भी बनेगा 50 और ये भी बनेगा 50। क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा, देखिए थ्योरेटिकल वैल्यू इसकी 100 थी, 100 में ये 2 में टूटा मतलब ये पहले 1 मोल था, यहाँ पे 2 मोल टूटे, 1 मोल इसके 1 मोल इसके। क्लियर। मतलब कि ये यहाँ पे पहले 100 था, अब 100 में कितना इसके 50 बने मतलब 1 मोल बना, तो ये हो जाएगा इधर -50 और इन दोनों के 50-50 बन गए। मतलब सेम ऐसे अपन ने यहाँ पे क्या किया CH3COOH डाला तो यहाँ पे बना दिया CH3COO माइनस और H प्लस। तो यहाँ से आपने 1 मोल लिया, यहाँ 1 बना, यहाँ 1 बना, मतलब कि यहाँ पे आपने 1 मोल लिया तो 1 मोल इसके बने, 1 मोल इसके बने। तो स्टार्टिंग में 100 था तो इसका 50% ब्रेक हुआ तो 50 ये बना, 50 ये बना। क्लियर हुआ। मतलब कि यदि हम यहाँ पे बात करें आपका I, तो I क्या होगा देखो, तो I होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कितनी है, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको टोटल लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, टोटल। क्योंकि देखो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि आपने इसको भी तो इसके अंदर मिलाया है। ये जो सोल्यूशन है देखो, अपन ये दोनों तो लेंगे तो 50-50 तो 100 हो जाएगा, लेकिन आपने इसको भी तो इसके अंदर मिलाया है। जब आपने इसको इसके अंदर मिलाया तो इनमें से ये तो टूट गया लेकिन कुछ तो ये बच गया। पहले तो पूरा टूट जा रहा था, लेकिन इस कंडीशन में यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो कुछ यहाँ बचेगा, और यदि यहाँ पे कुछ बचता है मतलब हमको इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, इसको टोटल लेना पड़ेगा इस बार। जब हम इसको टोटल लेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो ±0 और ये हमारा जो इसका ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचेगा ये बचेगा 150। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा 150 अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा 100, 0 से 0 मतलब 1.5, यानी कि I ग्रेटर देन 1। मतलब अपने को पता चल गया कि इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि डिसोसिएशन की वैल्यू होती है I ग्रेटर देन 1। तो ये किस केस में हो गया, यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए, मतलब कि ऐसा सॉल्यूट ले लिए जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो इस तरह से कुछ होगा।
रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। आई यानी कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर और अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। चलिए, तो अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और अल्फा के बीच में रिलेशन देखने के लिए एक अपन इक्वेशन लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अपन ने एक इक्वेशन ले लिया टाइम पे, t बराबर 0 टाइम पे हमने इसके लिए 1 मोल और इसके रहे होंगे 0। कुछ टाइम बाद, मतलब कि t इक्वल टू टी टाइम बाद, कुछ टाइम बाद इसका क्या होगा, डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन हमारा जो होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा। मतलब कि ये हमारा अल्फ़ा कम हो गया और इधर पे हमारा अल्फ़ा बन गया। मतलब कि जो इसकी t बराबर 0 टाइम पर जो पहली वैल्यू थी ये हमारी थी थ्योरेटिकल वैल्यू, ये हमारी क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू। और बाद में हमारा जो आया, मतलब कि ये हमारा पूरा का पूरा बाद में हो गया ऑब्जर्व वैल्यू। ये हमारा पूरा का पूरा हो गया क्या, ऑब्जर्व वैल्यू, है ना। तो ऑब्जर्व वैल्यू हमारी क्या हो गई, तो ऑब्जर्व वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्लियर हुआ। अब यदि हम बात करें इसके लिए आई, तो जैसे हम बात करें आई, तो आई क्या हो जाएगी, देखो बेटा, आई होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी ये आई, क्योंकि हमको टोटल लेना है, याद रखिएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हमको टोटल लेना है, इस वजह से। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन इनिशियल वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्लियर। आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब यहाँ पे अपने को चलिए अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। इसको हम अल्फा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि आई यहाँ पे है, तो एक काम करिए आप, ये माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इधर ले आइए, तो हो जाएगा अल्फा प्लस एन अल्फा इक्वल टू 1 यहीं रहने दीजिए, आई इधर जाएगा तो हो जाएगा इधर पे माइनस आई। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 यहाँ रहने दीजिए, प्लस इन दोनों से आप अल्फ़ा कॉमन निकाल लीजिए तो n-1 बचा। ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ से इस 1 को इधर ले आइए, तो i-1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा n-1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा i-1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा n-1। तो यहाँ से आप सॉल्व हो जाएगा अपना अल्फ़ा इक्वल टू i-1 अपॉन n-1। यदि आप दोनों में ऊपर या नीचे माइनस का इंटू कर दोगे तो आपका ये ऐसा भी हो सकता है 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस n। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, ये हो गया आपका अल्फ़ा फॉर डिसोसिएशन। ये क्योंकि हमारा क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो ये हो गया फॉर डिसोसिएशन। चलिए अब हम देखते हैं क्या रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। ये होगा हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए, ये हम लेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। ठीक है। अभी तक हमने सॉल्व किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब हम लेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए आपको कहीं कहीं अल्फा या कहीं कहीं बीटा कुछ भी लिखा मिल सकता है। किसी किसी बुक में अल्फा लिख के देता है, किसी किसी बुक में बीटा लिख के देता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको पता होना चाहिए, या तो अल्फा भी ले सकते हैं हम, बीटा भी ले सकते हैं। क्लियर। तो चलिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए अपन ने क्या किया, 2 मोल CH3C डबल अपन ने 2 मोल CH3C डबल OH लिया, 2 मोल CH3C डबल OH लिया। अपन ने इसको बेंजीन में डाला। जैसे ही आपने इसको बेंजीन में डाला तो इसका डाइमर हो जाएगा और CH3C डबल OH का डाइमर बन जाएगा। ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग में आपने क्या किया, इसके लिया 100 मोल, t बराबर 0 टाइम पे इसके ले लिया आपने 100 और इसके हो गए होंगे 0। लेकिन t इक्वल टू टी टाइम पे, अब याद रखिएगा t इक्वल टू टी टाइम पे, t इक्वल टू टी टाइम पे इस 100 का 50% का, ये 100 माइनस 50। क्लियर। कितना एसोसिएट हुआ ये याद रखिएगा, कितना जुड़ा, 50 जुड़ा। ये मतलब आधा जुड़ा,
तो 2 में यदि आधा जुड़ा तो 1 में कितना रहा होगा 25। ठीक है, तो मतलब कि जो इसकी ये वैल्यू है ये हमारी थी थ्योरेटिकल वैल्यू, ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू। इसके बाद याद रखिएगा, फिर से समझिएगा, 100 माइनस 50 मतलब कि इस 2 मोल का आधा, मतलब कि आधे का भी आधा, क्योंकि 2 में 1 है, मतलब याद रखिए ये चीज़ हो जाएगा कि मतलब फिर से ध्यान से समझिएगा। हमने t बराबर 0 टाइम पे इसके लिया 100 जो कि इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, मतलब i इक्वल टू थ्योरेटिकल वैल्यू हो जाएगी हमारी 100। ठीक है, चलिए अब हमारा ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगा, मतलब अब इसका होने लगा क्या एसोसिएशन, मतलब कि अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से तो पूरा एसोसिएट तो होगा नहीं, मतलब कि ये क्या हो रहा है अब डाइमर, मतलब इसका आधा, मतलब 2 का आधा कितना 1, अब 1 का क्या होगा, मतलब कि अब ये बन गया देखो CH3COOH हमारा डाइमर था, मतलब कि एक ही चैन में 2 CH3COOH हो गए, एक ही चैन में CH3COOH और CH3COOH, एक ही चैन में 2 बन गया CH3COOH। मतलब कि अब ये 100 में तो आधा कितना 50, लेकिन ये 50 के भी अब देखो 50 में भी ये इस तरह के 2 जुड़ गए, मतलब 50 में भी इसका आधा हो जाएगा 25, तो ये हमारा टोटल जुड़ेगा ऑब्जर्व वैल्यू, तो हो जाएगा देखिए 100 माइनस 50 मतलब कि हो जाएगा 25 और 25 माइनस, तो जो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू आएगी, ये 75 हो जाएगी, तो ऑब्जर्व वैल्यू 75 मतलब कि 0.75 आप देख सकते हैं i लेस देन 1, मतलब ये होगा पक्का एसोसिएशन। क्या होगा इसका एसोसिएशन। अब हम ये समझेंगे, इसी के लिए एक नॉर्मल फार्मूला लेके समझेंगे, क्लियर। चलिए तो इसका अपन एक नॉर्मल फार्मूला लेके समझते हैं। मान लीजिए कि अपन ने यहाँ से ले लिया Na, जो कि एसोसिएट होके बनाया An, एसोसिएट होके क्या बनाया An। याद रखिए t बराबर 0 टाइम पे हमने t बराबर 0 टाइम पे इसको कितना ले लिया, तो t बराबर 0 टाइम पे इसको ले लिया 1, मतलब कि ये इसकी हो गई थ्योरेटिकल वैल्यू, इसकी हो जाएगी 0। t बराबर t टाइम पे कुछ टाइम अल्फा, आप बीटा भी ले सकते हो, 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा मतलब ये अब इस बार एसोसिएट हो रहा है, मतलब कि कम हो रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा, मतलब कि n में ये बनाया 1 मोल, तो 1 में बनाएगा 1/n, तो अल्फा में कितना बनाएगा, तो अल्फा में हो जाएगा अल्फा/n, मतलब यहाँ पे हो जाएगा अल्फा/1, क्लियर। यदि हम यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर i की बात करें तो i की क्या होती है ऑब्जर्व वैल्यू, और ऑब्जर्व हमको यहाँ टोटल लेना है, मतलब ये हमारी पूरी ऑब्जर्व वैल्यू है, तो ऑब्जर्व वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप इसको इक्वल कर दो, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। ठीक है, चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं तो रिलेशन आ जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। आप एक काम करिए, इस पूरे को इधर ले आइए, तो हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा/n इक्वल टू 1 माइनस i। ठीक है, चलिए अल्फा यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो जैसे हमने यहाँ से अल्फा कॉमन लिया तो बन जाएगा 1 अपॉन n इक्वल टू 1 माइनस i। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा 1 प्लस 1/n इक्वल टू 1 माइनस i, मतलब अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस 1/n। इसको सॉल्व करो, NLCM, तो n प्लस 1, तो हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 माइनस i अपॉन n प्लस 1, अपॉन के अपॉन में तो ऊपर चला गया, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 माइनस i इंटू n प्लस 1। ठीक
ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर एसोसिएशन, ये हो जाएगा फॉर एसोसिएशन। तो ये हो गया अल्फा और आई में रिलेशन हो गया एसोसिएशन का। क्लियर। अब यहाँ पे याद रखिए जो ये एसोसिएशन है और जो डिसोसिएशन का फार्मूला आया था आई और अल्फा में रिलेशन, तो ये आपके और बहुत अच्छे से क्लियर होंगे जब हम अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्लियर। चलिए इसका एक अपन शॉर्ट ट्रिक जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए इसका, दोनों साइड बना दीजिए, इधर साइड लिख दीजिए डिसोसिएशन, इधर साइड लिख दीजिए एसोसिएशन। डिसोसिएशन में आपको लिखना है आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और यहाँ पे आई इक्वल टू 1 माइनस। ठीक है, याद रखिए यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहीं से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका अल्फ़ा की वैल्यू आ गई थी 1 माइनस, यहाँ से आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई थी आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, और यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई थी, यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई थी 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1। तो ये यहाँ से आपकी ये दोनों वैल्यू आ रही थी, आप इनको डायरेक्ट MTR कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मतलब बॉन्ड ऑफ फैक्टर का एसोसिएशन और डिसोसिएशन का नॉर्मल वाला भी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वाला भी हो गया। तो यहाँ से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसके और जो भी डाउट है अभी हम अपना ऑनलाइन क्लास में आएंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार। बाकी इनके जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत सारे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।